हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक नया चैप्टर आपकी किताब क्लास 9 की किताब क्षितिज हिंदी के लिए है और इसका एक यात्रा संस्मरण ल्हासा की ओर, ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ये एक यात्रा संस्मरण है। ये चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा लेखक महोदय के बारे में बताना चाहूँगा। लेखक महोदय हैं राहुल सांकृत्यायन। तो एक बार आप ज़रा सोच करके देखें कि क्या आपने इनका नाम सुना है, क्या आपने इनकी कोई किताब पढ़ी है या आपके घर में किसी ने इनकी कोई किताब पढ़ी हो। अगर आपने इनका नाम ना सुना हो और इनकी कोई रचना ना पढ़ी हो तो भी कोई बात नहीं। मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद आप चाहें तो घर पर अपने बड़े बुजुर्ग से इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपका कोई बड़ा भाई, आपके पिताजी, मामा जी, चाचा जी, इसमें से किसी ने इनका कोई साहित्यिक रचना पढ़ा हो कभी। तो राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। ये ध्यान देने वाली बात है कि उनका मूल नाम केदार पांडे था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके जनरल नॉलेज में आगे कभी किसी टेस्ट में आ सकती हैं या आपके एनुअल एग्जामिनेशन में भी आ सकता है कि राहुल सांकृत्यायन जी का असली नाम, मूल नाम क्या था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। आप देख सकते हैं कि उनका जन्म होता है आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। उन्होंने आगे की पढ़ाई काशी में की है। काशी जगह भी वहाँ से दूर है और काशी से आगरा भी दूर है और आगरा से लाहौर, लाहौर जो आजकल पाकिस्तान में है, वो भी काफ़ी दूर है। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये भी एक उल्लेखनीय बात है और तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था और सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राविद, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि उनके नाम पर कविता की चर्चा नहीं है, तो शायद उन्होंने कविताएं नहीं लिखी हैं या उसमें उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया हो जिसकी इतनी चर्चा ना हुई हो। लेकिन यात्रा संस्मरण में उनका कोई जवाब नहीं है। आप इनकी रचनाओं के नाम भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इन सब में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के बारे में ही चर्चा है। इसके अलावा उन्होंने कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने का भी काम किया है। अब जो उनकी कुछ बड़ी रचनाएं हैं जैसे कि मेरी जीवन यात्रा, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी 6 पार्ट में लिखी है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कर शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब जैसे इसमें से वोल्गा से गंगा ये मैं पढ़ चुका हूँ, घुमक्कर शास्त्र ये भी मैं पढ़ चुका हूँ और मेरा ये कहना होगा युवा वर्ग से, आप सभी यूथ से, कि आपको इनकी एक रचना भागो नहीं दुनिया को बदलो ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। और एक जो इनकी रचना है 22वीं सदी, ये एक एट्रैक्टिव नाम है। ये फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के बारे में है क्या, भविष्य की ज़िंदगी के बारे में है क्या, ये सोचने की बात है, तो उसे भी पढ़ना चाहिए। तो ये सारी उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े विद्वान आदमी थे। उन्होंने कई सारी भाषाएं, जिन भाषाओं की लिस्ट है यहाँ पर, उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 और हिंदी और संस्कृत 9 10 भाषाओं की जानकारी तो उन्हें थी ही। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अच्छा, तो इसका मतलब है उन्होंने खो रहे लिटरेचर को, उसे भी ढूंढ करके पढ़ा होगा, अनुवाद किया होगा, ऐसा कुछ काम किया होगा। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कर का उद्देश्य बताया है।
इस पंक्ति पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्होंने डेस्टिनेशन, मंजिल के स्थान पर यात्रा, जो ट्रैवलिंग, जो जर्नी है, जो सफ़र है, उसी को ही घुमक्कर का उद्देश्य बताया है। मंजिल पर पहुंचने के बाद में, डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन का भाव हो सकता है, अचीवमेंट का भाव हो सकता है, लेकिन जो असली बात है, अनुभव करने की बात है, वो तो यात्रा में ही होता है, सफ़र में ही होता है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। ये बिल्कुल सही बात है। कहीं पर किसी बड़े आदमी ने कहा भी है और इस तरह की बात भी है कि अगर आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो किताबें पढ़िए, और अगर आप बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, तो आपको घूमना भी चाहिए, ट्रैवलिंग भी करनी चाहिए। आप कई लेखकों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने पढ़ने के साथ साथ दुनिया घूमने का भी काम किया है और उस अनुभव के बलबूते उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की बड़ी सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो जो हिस्सा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो उनकी रचना है ल्हासा की ओर, तो ल्हासा जगह जो है वो तिब्बत में है। तो इस अंश में राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, इस अंश को, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। मतलब राहुल जी 1929-30 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत गए होंगे। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी भी, तो ये यात्रा उन्होंने चोरी छिपे की होगी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। ये उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ल्हासा की ओर। तो राहुल जी ने लिखा है कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। तो एक शब्द है यहाँ पर परित्यक्त, इसके बारे में हम लोग ये कहेंगे कि परित्यक्त करने का मतलब है कि ऐसा घर जिसमें पहले लोग रहे होंगे और उसके बाद उन्होंने वहाँ रहना छोड़ दिया। तो राहुल जी ने लिखा है कि ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ की जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। ये भी एक विशेष बात है, क्योंकि हम लोगों ने दुनिया में बहुत कम लोकेशन ऐसे देखे हैं, बहुत सारे कम शहर गांव देखे हैं जहाँ पर जाति पाति की बातें ना हो। अभी भी भारत के कई इलाकों में आप जाति पाति छुआछूत की भावनाओं को देख सकते हैं और इससे होने वाली परेशानियों को झेल भी सकते हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। ऐसी आज़ादी रही होगी तिब्बत में उस समय, जिस समय के बारे में राहुल जी ने लिखा है। चाहे आप बिल्कुल परिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चुंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, इस बर्तन का नाम उन्होंने लिखा है खोटी, में रख करके आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, बैठक कहने का मतलब है आजकल के शहरों में जो घर होते हैं उसका जो ड्राइंग रूम होता है या लिविंग रूम होता है, और चूल्हे से दूर है इसका मतलब किचन से दूर है, तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है।
तो आप सब लोग ये सुन कर के सोच रहे होंगे और थोड़ा सा आश्चर्य भी महसूस कर रहे होंगे कि ये किस तरह की चाय है भाई, जिसमें नमक भी डालने की बात हो रही है, मक्खन भी डालने की बात हो रही है। तो ऐसा है, बर्फीले इलाकों में, तिब्बत में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, वहाँ जो चाय होती है वो एक सामान्य चाय नहीं होती जैसे कि हम आप शहरों में पीते हैं, कि हम लोगों ने दूध में चाय डाला, थोड़ा सा चीनी डाला स्वाद के हिसाब से और उसके बाद में छन्नी से छान करके पी ली। एक्चुअली में तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में या इन ठंडी जगहों में जो चाय होती है वो चाय सिर्फ आपकी नींद भगाने के ही काम नहीं आती। ये चाय कहीं ना कहीं बहुत ही न्यूट्रिशनल चीज़ों से भरी होती है, जिससे आपके शरीर को पोषण मिलता है, आपके शरीर को गर्मी मिलती है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, ऐसा कुछ होता है ये चाय। तो इसीलिए इसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स की बातें हैं। और वैसे भी हम लोग लेखक का यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं, तो तिब्बत में इस तरह की चाय हो ही सकती है। तो हम लोग बात कर रहे थे एक परित्यक्त चीनी किले की। तो परित्यक्त चीनी किले से जब लेखक महोदय चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी, राहदारी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि रोड टैक्स वाली बात हो। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। तो लेखक के हाथ में कोई चिट रही होगी, कोई कागज़ की पर्ची रही होगी, कोई अप्रूवल लेटर रहा होगा जो उन्होंने उसे दे दिया होगा। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब ये सुमति कौन कैरेक्टर है ये हमें आगे पीछे पता चल सकता है। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। इसका मतलब ये है कि लेखक ने भिखमंगा का वेश रखा हुआ था, तो उस वेश में होने के बावजूद भी उनको एक ठीक ठाक जगह रहने के लिए मिल गई। लेखक बताते हैं कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। अब देख लीजिए क्या पैराडॉक्स है कि जब वो एक भद्र यात्री के वेश में आए थे तब उन्हें ठहरने के लिए सही जगह नहीं मिल रही थी, और जब 5 साल पहले वो भिखमंगे के वेश में गए थे तो किसी के रेफरेंस से उन्हें ठीक ठाक रहने की जगह मिल गई थी। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो यहाँ पर छंग की जो बात है तो मुझे लगता है छंग एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता होगा या कुछ इस तरह का ड्रिंक होता होगा जिसे वहाँ के लोग शाम के समय में पीते होंगे, और ज़रूर ही ये नशीला ड्रिंक होगा। अब आगे पढ़ते हैं कि लेखक लिखते हैं कि अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। तो ये एक जगह का नाम होगा। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। अच्छा, तो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, कोई रहने की जगह नहीं होती। नदियों के मोड़ और पहाड़ी के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ के गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारें तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। ओहो। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। तो भिखमंगों को कोई मारेगा भी तो क्यों? क्योंकि जब दिख ही रहा है कि वो भिखमंगे हैं तो मरने के बाद उनकी पोटली से क्या हासिल होने वाला है। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। तो लेखक बता रहे हैं कि रास्ते में सफ़र में जहाँ पर भी उन्हें कुछ इस तरह की बातें दिखती थी, खतरे की बात कि कोई उन्हें लूट सकता है, उनके साथ हाथापाई कर सकता है, तो वो कूची कूची और वहाँ की भाषा में
एक पैसा मांगने की भीख मांगने लगते थे। तो लोग भला भिखमंगों को क्यों कोई परेशान करेगा। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो यहाँ पर फिर से उस सुमति नाम के कैरेक्टर की बात है, जिस आदमी ने किसी न किसी तरह से लेखक को, राहुल सांकृत्यायन को हेल्प किया होगा वहाँ की यात्रा करने में। आगे लेखक लिखते हैं कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। डांडा लगता है कि कोई ऊंची जगह है। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे और न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली थी। तो ऐसा लग रहा है कि ये जाड़े का मौसम नहीं रहा होगा, संभव है अप्रैल मई जून का मौसम रहा हो। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। तो इसका मतलब है ये जो बर्फीली मतलब ऊंची सी जगह है या गांव है, उसका नाम डांडा है। तो हर गांव का एक देवता होता है। अभी भी जब आप बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा इनके गांव में जाएंगे तो आपको ग्राम देवता के बारे में सुनने को मिल जाएगा। और ये अक्सर जंगलों में होता है या थोड़ी ऊंची सी चढ़ाई पहाड़ी वाली जगह पर होता है। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, तो इसका मतलब चढ़ाई खत्म, अब ढुलाव पर उन्हें उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूरी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। ये सही बात है कि जब हम पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं पहाड़ी रास्ते पर, तो शरीर को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉनकिंस वक्स्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अब एक बार हम लोगों को कभी ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए, या हो सकता है राहुल जी की इस किताब में आगे कहीं इस शब्द की चर्चा हो। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। तो यहाँ पर यह पता चल रहा है कि लेखक को लंगकोर जाना था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। तो यहाँ पर फिर से हम लोग सुमति नाम के कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वही उनका दोस्त या मददगार है जिसने इनको सफ़र में तरह तरह से हेल्प किया है। तो यहाँ इस जगह पर वो उसे इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। तो ये सुमति नाम का जो बंदा है वो मंगोल है, वो इंडियन नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूं डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। तो अभी भी वहाँ पर जाड़े का मौसम तो है, ऐसा इस स्टेटमेंट से लग रहा है, जिसमें उनका ये दोस्त कह रहा है कि मैंने इतने लकड़ियाँ जला डाली, 3-3 बार चाय को गर्म किया। अब राहुल जी ने अपने दोस्त को नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कि कैसा घोड़ा मिला है मुझे? मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को, लेखक के दोस्त को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान, यजमान का मतलब है होस्ट, थे। पहले इन्होंने चाय सत्तू खाया गया और रात को इन्होंने गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो थुक्पा भी एक ड्रिंक होगी। अब ये कैसी ड्रिंक है ये देखते हैं इस चैप्टर में कहीं पर बताया गया है या नहीं। अब हम तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है।
उसी पहाड़ी का नाम है तिंगड़ी समाधिगिरी। समाधिगिरी, इस शब्द को आप ध्यान दें। गिरी का मतलब है पर्वत, तिंगड़ी उस जगह का नाम है, और समाधि का मतलब होता है जब लोग किसी तरह की तपस्या करते हैं और उसमें एक विशेष स्थिति में काफ़ी समय तक बने रहते हैं, चुपचाप, निश्चेष्ट, बिल्कुल स्थिर, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीड़ी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। तो इन बातों से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और बौद्ध धर्म के लोगों में अक्सर ये घुमक्कड़ी की बातें होती है उनके प्रचारक लोगों में, और उनमें बहुत ही सहृदयता की भावना होती है, वो लोगों की मदद करते हैं। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, तो लेखक तो यहाँ पर लेखक यह बात अपने दोस्त सुमति के बारे में कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि वहाँ आसपास के गांव में मत जाओ, अगर भले ही गंडे बांट दो, लेकिन आसपास के गांव में मत जाओ, उसमें भले ही गंडे बांट दो, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँच करके रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भड़िया ढूंढने की कोशिश की। भड़िया का मतलब है भाड़ा ढूंढने वाला, भाड़ा ढोने वाला आदमी। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो आप पैदल चलिए या आप घोड़े पर बैठ करके चलेंगे, और आपका सामान कोई और बंदा अपनी पीठ पर ढोएगा, उसे भड़िया कहते हैं। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। अच्छा, अभी एक सोचने की बात है कि तिब्बत की धूप कड़ी क्यों मालूम होगी? क्योंकि अगर आकाश में बादल नहीं होंगे, आकाश में पॉल्यूशन वाली हवा नहीं होगी, तो सूरज की धूप सीधी होगी और उसकी गर्मी ज़्यादा होगी, तो उसकी धूप तेज़ हो सकती है, चुभ सकती है हम सब लोगों को, जो लोग शहरों में रहने के आदी हैं। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, तो एक साथ ही गर्मी भी है और ठंडक भी है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। मठ विहार, जैसे बिहार राज्य जो है, इसके बारे में भी ये बात कही जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के समय में जब भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, तो उस समय यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, उनके जो प्रचारक लोग थे, वो यहाँ रहने आए थे, और उनके मठ यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बनाए गए थे, और इसी वजह से बिहार राज्य का नाम भी बिहार पड़ा है। भले ही आजकल हम लोग बिहार शब्द में ब का उच्चारण करते हैं, जबकि मठ के लिए जो विहार शब्द लिखा गया है उसमें व विहार है। तो उन्हीं विहारों की बातें यहाँ पर भी है कि लहासा की जिस जगह की यात्रा लेखक महोदय कर रहे हैं, वहाँ की ज़मीनों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है, और मठ में रहने वाले बौद्ध धर्म के संत महात्माओं के हाथ में रहा होगा। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मतलब बहुत ही कम मजदूरी या ना के बराबर मजदूरी, या बस आप उन्हें खाने पीने के लिए दोपहर का खाना दे दें या शाम का दे दें, तो बस उतने के लिए वो दिन भर आपके खेत में काम करने को तैयार हो जाएंगे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु
नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था। भेष भेष का मतलब है मेकअप, चेहरा मोहरा। उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर, कंजूर भी बौद्ध भाषा का एक शब्द है। कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। तो लेखक बता रहे हैं कि यहाँ के मंदिर में बौद्ध लोगों के द्वारा लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी और हस्तलिखित हैंड रिटन पोथियां। मेरा आसन भी वहां लगा। आसन, आसन का मतलब है बैठने की जगह या कुर्सी या सीट। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। अच्छा, ये उन पोथियों की बात हो रही है जो हैंड रिटन थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं रही होगी। आप शेर को ऐसा समझ लें कि पौंड को शेर कहते थे और एक पौंड का मतलब होता है 448 ग्राम, तो आधे किलो। 15 शेर मतलब 7.5 किलो की एक किताब, 7.5 kg की एक एक किताब, एक एक धर्म ग्रंथ वो रहे होंगे। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। तो लेखक अब किताबें पढ़ने में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त को, जो सुमति नाम का मंगोल था, उसे जाने की इजाज़त दे दी। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो हालांकि ये राहुल सांकृत्यायन जी की जो यात्रा संस्मरण का काफ़ी छोटा हिस्सा है, तो मेरे मन में और आपके मन में भी ऐसा हो रहा होगा कि काश हम लोग इसका पूरा हिस्सा पढ़ पाते। तो इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। आपको किसी लाइब्रेरी की मदद लेनी हो सकती है, अपने दोस्त या अपने टीचर की भी मदद लेनी हो सकती है। वैसे इंटरनेट पर गूगल में भी आप ढूंढ सकते हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। इस चैप्टर में भी जो वोकैबुलरी सेक्शन है जिसका नाम है शब्द संपदा, मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर जो शब्द हैं उनके बारे में देखिए। वैसे अगली बार से मैं सारे स्टूडेंट से ये अपेक्षा करूँगा, मैं ये उम्मीद करूँगा कि अगर जब भी वो कभी चाहे इंग्लिश लिटरेचर में कोई चैप्टर पढ़ रहे हों या हिंदी लिटरेचर का कोई चैप्टर पढ़ रहे हों, पहले उन्हें उस चैप्टर में जो न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द हैं, अगर उसका हिस्सा उन्हें कहीं पर भी लिखा हुआ दिख जाता है तो उन्हें उन शब्दों को पढ़ लेना चाहिए, उनका मीनिंग समझ लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी सहूलियत होगी। ये उनके लिए एक एडवांटेज हो सकता है उस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो हम लोग देखते हैं यहाँ शब्द संपदा में जो पहला शब्द है डांडा। डांडा का मतलब है ऊंची जमीन। थोंगला, थोंगला तिब्बती सीमा का एक लोकेशन है। भीटे, भीटे क्या है? टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान। तो भीटा ये शब्द हम लोगों के गांव में भी कभी कभी सुनने को मिलता है। कंडे, गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं। तो कंडे ये शब्द भी हम लोगों के गांव में सुनने को मिलता है। सत्तू, भुने हुए अन्न, जौ, चना का आटा। तो ये नया शब्द नहीं है, ये सब लोग समझ रहे होंगे। थुक्पा, मैंने कहा था ना कि इसमें थुक्पा शब्द के बारे में लिखी हुई है, जिसमें लेखक ने लिखा है कि रात में उन्हें थुक्पा पीने को मिला। तो आखिर थुक्पा है क्या? थुक्पा है सत्तू या चावल के साथ में मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। तो एक तरह का पराठा कह सकते हैं क्या इसे? और हड्डी और मांस वाली बात भी लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म के लोग नॉनवेज नहीं खाते। मुझे लगता है बौद्ध धर्म में वेज नॉनवेज वाली बात जैसी चीज़ नहीं होती, वो खाने की चीज़ों को एक कैटेगरी में रखते होंगे। आगे का शब्द है गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। चिरी, तो चीरना, फाड़ी हुई। भड़िया, भड़िया के बारे में मैंने कह करके बताया था, यहाँ पर भी उसका मतलब यही लिखा है,
भारवाहक, भार ढोने वाला। द पर्सन हु कैरीज योर वेट्स, द पर्सन हु कैरीज योर लगेज। सुमति, सुमति के बारे में भी मैंने कहा था। तो लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोबंज शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे एक नाम दे दिया है सुमति। और इस कहानी में, इस यात्रा संस्मरण में उन्होंने जगह जगह उसे सुमति नाम से लिखा है, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल नेम है लोबंज शेख, वो थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। दोनों चीटें, चिट, चिट का मतलब है छोटा सा कागज का टुकड़ा। जेनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंगपोन मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी हुई राहदारी लम्यक, जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। तो मैंने कहा था ना कि ये एक तरह का अप्रूवल लेटर है। डोंकिक वक्स्तो, स्पेनिश उपन्यासकार सावर्तेज ने 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्जोट का नायक जो घोड़े पर चलता था। तो इस चीज़ की चर्चा लेखक ने अपने इसमें यात्रा संस्मरण में किया है कि एक जगह पर जब वो पहाड़ की चढ़ाई के बाद ढलान के रास्ते पर चल रहे थे और वो घोड़े पर लेटे हुए थे, तो घोड़ा जब कुछ इस रफ्तार से चल रहा था जिसमें कि पता ही न चलता था कि वो ऊपर की ओर जा रहे हैं या नीचे की ओर जा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने इस शब्द की चर्चा की है। तो मैं सारे स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के कुछ और यात्रा वृत्तांत आपको पढ़ने चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो आप अपनी भी किसी भी ट्रैवल के बारे में, किसी जर्नी के बारे में सोच करके उसके बारे में लिखने की कोशिश करें कि आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। और इसी तरीके से इस यात्रा वृत्तांत के छोटे से हिस्से में लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें रचना और अभिव्यक्ति सेक्शन में कुछ एक सवाल हैं जिससे आपका लिटरेचर मजबूत होगा, आपके लेखन की शैली मजबूत होगी। उसमें से मैं एक दो सवाल चर्चा करना चाहूँगा। जैसे 10वां सवाल है कि यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। लेखक ने बहुत सारी बातें लिखी हैं ना, उन्होंने पहाड़ियों की तुलना की है, नदियों की तुलना की है, घाटी की तुलना की है, वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में लिखा है। आपको ये भी सोचना है कि वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। आप जिस जगह पे अभी आप रह रहे हो वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ का ज्योग्राफिकल बेस क्या है, कैसा है, और ये किस तरीके से वहाँ से अलग है। इसमें 11वां क्वेश्चन है कि आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। तो अगर आपने किसी जगह की ऐसी इंटरेस्टिंग जर्नी की है जो लंबी जर्नी रही हो, जहाँ पर आपको तरह तरह के अनुभव मिले हों, तो यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को आप लिख करके उसे अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं, लिख करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपके इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करता हूँ। हम लोग फिर से हिंदी के एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। आप मेरा यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इस चैप्टर के लेक्चर या मेरे कोई भी लेक्चर को सुनने के लिए, जैसे मैंने एनसीईआरटी के लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, बिहार बोर्ड का लेक्चर डिस्कस किया है, तो मैंने उसमें उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या लेक्चर के दौरान में उसकी किताब की, चैप्टर की चर्चा की है। तो अगर आप अपने साथ में उस किताब को, वो चैप्टर खोल करके रखेंगे तो पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होगी और आप मेरे लेक्चर से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।